तो हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई टेक्स्ट बुक के 5th नंबर मॉक को मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई एक सेकंड, पहला नंबर क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है, cos x प्लस sec x दे रखा है ये, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर मतलब कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे वैल्यूज ये ना पूछ के, जैसे मतलब वो और कुछ पूछ लेता या फिर थोड़ा सा इसको चेंज करके दे देता, तो अपना पूरा तरीका बदल जाता। लेकिन अभी अगर अपन को कोस और सेक से साइन और कोसेक दोनों में जाना है, तो भाई इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को, ये मजबूरी बन गई है अपनी। बस अब उस सिंप्लीफिकेशन को अपन थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बाकी मेथड यही रहेगा भाई। तो देखो, क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये कोस एक्स है, सेक एक्स जो होता है वो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे मैं लिख दूँगा 1 अपॉन कोस एक्स और इज़ इक्वल टू 34/15। कोस एक्स से पूरी क्वेश्चन को है तो मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, वो बात एक ही है। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 34/15 इंटू कोस एक्स। अब भाई 15 तो नीचे नहीं रखूंगा, मैं क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहा हूँ, तो 15 पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 कोस स्क्वायर एक्स बन गया, ये 34 कोस एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस 34 कोस एक्स, और अब ये प्लस 15 बन गया इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला में वैल्यूज रखना थोड़ा सा मुश्किल है, आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब एक बात बताओ, बेटर ये नहीं रहेगा क्या कि मैं 15 और 15 को गुणा करूं तो 225 आएगा? यानी कि मेरे को कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 225 आए और जोड़ने पे या घटाने पे 34 आए। यही होता है क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका। मेरे को पता चला 225 क्या होता है, 25 इंटू 9। मतलब देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, उनमें से अपन को अलग-अलग लिख के और उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ये मेरे को डायरेक्टली क्लिक कर गया कि 25 और 9 34 होता है और 25 इंटू 9 225 होता है। कुछ-कुछ वैल्यूज आसान होती है तो डायरेक्टली दिख जाती है। तो भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 15 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 25 कोस एक्स और माइनस 9 कोस एक्स और प्लस 15 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने इसको बस 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखा है। अब भाई देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे अपन चीजें। 5 कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 कोस एक्स माइनस 5। अब ऑब्वियसली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कोस एक्स बचेगा और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर 3 कोस एक्स माइनस 5 का वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 5 कोस एक्स माइनस 3। अब यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगी अपन को कोस एक्स की, यहाँ से मिलेगा 3/5, यहाँ से 5/3। भाई 5/3 कभी नहीं हो सकता क्योंकि कोस एक्स तो 1 से बड़ा होगा ही नहीं। ये वाला सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, यानी कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। अब मेरे को कोस मिल गया तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। बस ये जितना काम अपन ने किया ये सिर्फ कोस की वैल्यू के लिए किया है। कोस अगर अपन को 3/5 मिला है, मतलब जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालूंगा तो 4 आ जाएगी क्योंकि ट्रिपलेट होता है मेरा 3 4 5 का। ठीक है भाई, ये वैल्यूज अपन यहाँ रख देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5 आएगा और ये 5/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा और यहाँ 16 प्लस 25 यानी कितना आ जाएगा, 41/20। ये आंसर अपना सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई, मान सकता हूँ। फर्स्ट को मैं अगर चाहूँ तो छोड़ भी सकते हो, बाकी आगे इजी क्वेश्चन है पेपर के अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं। सेकंड नंबर का देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 3 और 4 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत आसान बना लेना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं रखना है, इजीली सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 के लिए होता है कि लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट और 3 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, ऐसे चलता जाता है ये। तो भाई देखो 10 तो नहीं होता, 6 भी नहीं होता, हाँ 12 होता है और 88 होता है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। 4 का देखा है अभी तक अपन ने, अब 3 का देख लेते हैं। और 9 का क्या होता है कि भाई सम डिवाइड नहीं हो, मतलब सम डिवाइड होना चाहिए। इसने क्या बोला है कि 9 से नहीं हो, तो देखो 8 और 8 16 और 5 21, ये नहीं हो रहा है 9 से, तो ये अपना आंसर हो सकता है। देखो 6 7 8 और 1 9, ये हो रहा है 9 से, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। इसने क्या बोला था, नॉट डिविजिबल बाय 9। एक ही ऑप्शन बचा है, वो आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बार मैंने बताया है, लास्ट पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था। इनमें से किसी भी एक साइड वाली वैल्यूज को बदल लो। इनको जैसे मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, cos 36 प्लस ए है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 54 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, 90 माइनस 54 बन गया 36 और ये प्लस ए बन गया। मैंने बस उस चीज को ब्रेक करके लिखा है और कुछ नहीं किया। इसको भी अपन ऐसे ही ब्रेक कर देंगे, 90 और माइनस क्या आ जाएगा 54 और इस बार प्लस ए आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि देखो 90 में से 54 जाएगा तो 36, मेरे को माइनस का a चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब बाकी ये चीज़ एज़ इट इज़ आ जाएगी, तो मैं लिख नहीं रहा, लिख के टाइम वेस्ट कोई फ़ायदा नहीं है करके, ठीक है भाई? अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे भाई 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएँगे, फर्स्ट के अंदर तो पॉजिटिव होता है और ये लाइन चेंजिंग होती है तो cos को साइन में बदल देगी। यानी यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, थीटा क्या है? 54 माइनस a। ये भी साइन थीटा में बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन 54 प्लस a। अब देखो एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि भाई साइन a और साइन b, यहाँ देखो cos a और cos b, तो फ़ॉर्मूला दिख गया क्लियर कट अपन को, किसका होता है ये? cos a माइनस b का फ़ॉर्मूला होता है ये। तो भाई इसको अप्लाई कर देंगे अपन, क्या आ जाएगा? cos a माइनस b, यानी 54 माइनस a माइनस अब b करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, माइनस 54 माइनस a बन जाएगा। 54 से 54 कट गया, माइनस 2a आया, cos तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो cos 2a आ जाएगा अपना आंसर। यहाँ पे अपन टिक करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, बस इनको वैल्यूज़ को बदलना सीख लो। और एक और हिंट दे देता हूँ छोटा-सा, बहुत हेल्पफुल रहेगा कि भई बदलने के लिए है ना आपको कुछ यहाँ पे मतलब खुद से दिमाग लगा के लिखने की भी नीड नहीं है। जैसे देखो मेरे को 36 प्लस a को बदलना था ना, तो 54 माइनस a आया, ये इधर मिलेगा कन्फर्म, हर बार ऐसा ही होता है। अब जैसे 36 माइनस a को बदलना था, तो 54 प्लस a आया, ये इधर मिलेगा, तो आप एक बार थोड़ा-सा आगे-पीछे आँखें घुमा के देख लिया करो, वैल्यूज़ मिल जाएँगी, उनको डायरेक्टली यूज़ कर लिया करो। ठीक है भाई? 4 नंबर पे आते हैं। मोंटी जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डाउनस्ट्रीम और अप मतलब दोनों जाता है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट फ़ॉर्मूला, जिसको फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा वो बेसिक से कर सकता है। दोनों ही मेथड ईज़ी हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। स्पीड ऑफ बोट अपन x मानते हैं वो 9 दे रखी है, स्पीड ऑफ करंट अपन माने पानी का y मानते हैं वो 1 दे रखा है। इसने क्या बोला कि ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है जो सेम है, तो भाई डिस्टेंस को मैंने d मान लिया, बेसिक बता रहा हूँ। अब अगर आप क्या कर रहे हो, अपस्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड घटेगी, ये आ जाएगा। अब अगर अपन डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो भई 9 माइनस यहाँ पे 1 किया था, अब 9 प्लस 1 यानी 10 कर देंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल टाइम आ रहा है मेरा, और टोटल टाइम इसने मेरे को क्या दे रखा है? 4 घंटे और 30 मिनट, यानी कि साढ़े 4 घंटे, यानी कि 9/2 घंटे। अब ये इक्वेशन मिल गई, इसको अपन इजीली सिंपलीफाई कर लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम लिया, 40 आ गया, 8 से 40 ये 5d आ जाएगा, 10 से 40 4d आ जाएगा। यहाँ से डी अगर मैं कॉमन लूँगा तो देखो 9 से 9 कट रहा है, बहुत ईज़िली दिख गया है। और डी निकालना है तो 2 से 40 को काटेंगे, 20, यानी डी इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर मेरी दूरी आ जाएगी। तो इसने पूछी थी, ये टिक हो जाएगा। लेकिन एक डायरेक्ट फ़ॉर्मूला जो मैं बोल रहा था वो क्या होता है? भई अपन ने जैसे बोट स्ट्रीम में तो नहीं, पर टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए फ़ॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन स्पीड्स का अंतर इंटू टाइम का अंतर। अब जैसे देखो ये फ़ॉर्मूला पता है अपन को बहुत ईज़ी होता है, इसके अंदर वैल्यूज़ रखना का थोड़ा-सा ध्यान रखना है, कैसे? क्योंकि बच्चे क्या पता है क्या करेंगे, 9 और 1 रख देंगे यहाँ पे, स्पीड 1 और स्पीड 2। अरे नहीं, स्पीड 1 स्पीड 2 अपने टाइम के अकॉर्डिंग आती है, तो टाइम अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगा है तो मैं स्पीड भी वही लिखूंगा। तो एक बार तो मेरी स्पीड 9 प्लस 1 10 आएगी, एक बार 9 माइनस 1 8 आएगी, बस ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे रख देंगे अपन, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? 10 इंटू 8। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं उसमें अपन स्पीड्स का अंतर लेते हैं, तो यहाँ मान लो 10 और 8 का अंतर 2 लिखना होता है यहाँ पे। पर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 10 और 8 है? अरे एक बार अपन 10 से गए, अब 8 से आए, तो एक्चुअली में ये -8 की स्पीड है ना, तो इनका अगर अपन अंतर लेंगे तो ये जुड़ जाती हैं, तो 10 और 8 18 बन जाएगा बस, और टाइम का अंतर 9/2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 9 से 18 2 बार, 2 से 2 4, ये 2 आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर 20 आ जाएगा। भाई किसी को अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा है, तो बेसिक से चले जाना, कोई मुश्किल नहीं है, 2 स्टेप में उसमें भी आंसर आ रहा है, ठीक है? बाकी 5 नंबर पे आते हैं। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है ये वाला भी, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला यूज़ करना है अपन को इसमें। क्या होता है फ़ॉर्मूला? फ़ॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, भई ये 4 फ़ॉर्मूले होते हैं, चारों याद कर लेना। 100% एक क्वेश्चन मिलता है शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है भई? तो 3 पी क्यू आर बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब इसके अंदर 4 फ़ॉर्मूले होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा यूज़ कर रहे हो जिससे जल्दी आंसर आए। तो भई मेरे को ये दिखा कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर लिखा है, तो मैं यही वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो देखो क्या होता है, P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस में Q माइनस आर का होल स्क्वायर, और प्लस में R माइनस P का होल स्क्वायर। यही वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यही वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अब भाई देखो, ये एक्सप्रेशन है, इसके साथ में ये भी है मल्टीप्लाई में, तो अपन क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है भैया जी, ये डिवाइड में है। कैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में? ये डिवाइड में आएगा, इधर एक बार रीचेक कर लेना आप है ना पेपर के अंदर। प्रिंटिंग एरर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इधर नीचे आएगा, तो देखो मैं ये वैल्यू बार-बार नहीं लिख रहा, भाई वो इसके नीचे आ गया, यही अपन को निकालना है।
1/2 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 36। एक ही स्टेप में सॉल्व करते जाओ। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना बन जाएगा? 36 और 26 को सोल्व करेंगे अपन। तो 36, 25 और 1 को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 62, 62 बटे 2 करेंगे 31, 31 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहद ईज़ी है ये तो। 6 नंबर पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा भाई कैलकुलेटिव है। पेपर में मतलब ऐसा होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस ईज़ी ज़रूर मिलेंगे। कैलकुलेशन है भई उसको अपन तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? देखो इसमें क्या बोला है कि ये 100% लैपटॉप सॉल्व हुए हैं। तो भई एक दिमाग लगाओ, मैं ऐसे क्वेश्चंस में कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होती है। ना पढ़ता हूँ, ना पढ़ने देता हूँ। कैसे? क्योंकि भई आप एक बात बताओ, अगर मान लो ये डेटा का टेबल से मेरे को सब समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं ऊपर वाला डेटा पढ़ के थोड़ा-सा मतलब टाइम स्पेंड कर सकता हूँ उस चीज़ में, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो भई देखो जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो भई 22 और 24 इनको जोड़ो एक बार। 22 और 24 कितना हो गया? 46 हो गया। 46 में अब कितना जोड़ना है? 39। 46 में मैंने 39 जोड़ा, ये 85 आ गया। अरे भई 85% मेरे पास में है, यहाँ कितना बच गया? 15% बच गया। 15% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 1350। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँगा बटे 15 आएगा, यानी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा और 100% की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगी? 9000 आ जाएगी। ठीक है? 2 ज़ीरो आगे और लग जाएँगी। यानी कि जो टोटल लैपटॉप सेल हुए हैं वो 9000 हुए हैं। बहुत जल्दी निकाला अपन ने। अब क्वेश्चन पे आओ, इसने पूछा क्या है? लास्ट लाइन देखो बस कि टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। भाई विंडोज़ लैपटॉप और मैकबुक का रेशियो दे रखा है। विंडोज़ लैपटॉप ये है और ये है। अब ये इनका नंबर निकालना है। मेरे को एक बात बताओ, करना क्या है? पहले 9000 का 22% कैलकुलेट करना है। ठीक है भई? अब उस 22% में से भई 7 विंडोज़ लैपटॉप हैं। लेकिन ये कितने में से हैं? 18 टोटल लैपटॉप थे बेचे गए, उसमें से 7 हैं विंडोज़ वाले, ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें जोड़ना क्या है क्योंकि टोटल निकालना है। फिर से अब क्या करना है 9000 का 24% निकालना है और अब इस बार टोटल कितने हैं 10 उसमें से विंडोज़ वाले कितने हैं 3 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको आप या तो मुश्किल बना लो या आसान बना लो, डिपेंड होता है। भई 9000 और बटे 100 कॉमन आ रहा है। बची हुई चीज़ों को लिख लेते हैं 22 इंटू 7 बटे 18 और इसमें क्या आ रहा है प्लस के अंदर 24 इंटू 3 बटे 10। इनका दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। ये दो अब देखो ये डबल 0 से डबल 0 तो कट गए। अब भाई 90 आ जाएगा एज़ इट इज़। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ 180 लिख देते हैं अपन एलसीएम। तो 22 इंटू 7 इंटू 10 आएगा। तो 154 इंटू 10 1540 आ गया। अब यहाँ 18 आएगा तो 24 इंटू 3 इंटू 18 मतलब 72 इंटू 18। तो 72 इंटू 18 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 दूनी 36 का 6 3 कैरी लगी 18 इंटू 7 करेंगे 126 और 3 129 आ जाएगा। हाँ या ना? ये इससे 2 बार कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 आएगा और 27 और 1 2836 बटे 2 1418 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का डेटा बड़ा ईज़ी है इसलिए आसानी से सिम्प्लीफाई हो गया, बाकी बहुत कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस, ठीक है? और मेरे हिसाब से और कोई ऐसा मेथड लगेगा भी नहीं। डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते क्योंकि 9 आ रहा है तो फिर तो पूरा ही 0 बन जाएगा तो क्या ही सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है भाई? बाकी 7 नंबर पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक डेयरी का फार्मर है, वो 6 लीटर ऑफ मिल्क है उसके पास में। उसकी वाइफ ने उसमें क्या किया वाटर ऐड कर दिया तो इट सच दैट मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:1। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क शुड द फार्मर एड सो दैट मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:1? इजी क्वेश्चन है देखो। 4 रेशियो 1 में थे पहले। ये क्या बोल रहा है कि अब इसमें दूध कितना ऐड किया जाना चाहिए? मतलब पानी सेम रहेगा। बाद में रेशियो क्या बन गया 5:1। अब देखो पहले मेरे को 6 लीटर दूध दे रखा है। मेरे पास में दूध कितना है? 4 लीटर है रेशियो के अंदर। यानी जो 6 की वैल्यू है वो 4 है। इसको सोल्व किया 3/2 आया, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। 1 की वैल्यू 1.5 आ गई या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसको सही से लिख देते हैं या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 आ गया। मतलब इस 1 की वैल्यू 1.5 है, मतलब पानी 1.5 है। अगर पहले पानी 1.5 था तो अभी भी पानी 1.5 है। ठीक है। देखो ध्यान देना ये वर्ड्स के ऊपर। अब सॉल्व करने के लिए तरीके बहुत सारे हैं। आप या तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लो, पूरा 5 और 1 को सिम्प्लीफाई करो और पता नहीं क्या-क्या करो। अरे डायरेक्टली ये देखो ना कि दूध कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है रेशियो में और 1 की वैल्यू तो 1.5 है। मेरे को ये पूछा था दूध कितना ऐड किया है, 1.5 पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। समझ में आया? आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो इसे, कि भई जैसे मेरे पास में पहले क्या था, दूध और पानी था, उसमें मेरे को कुछ दूध मिलाना है। तो भई आप क्या करो जैसे इक्वेशन बनाओ कि 4 प्लस एक्स किया मैंने और टोटल मेरा 5 था,
तो उस 5 में भी x ऐड हो गया। ऐसे पूरी इक्वेशन बना के सिम्प्लीफाई करोगे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल बन जाएगी वो वाली चीज़। डायरेक्टली करो। मैंने रेशियो देखा कि जो वैल्यू थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो 1.5 था, 1 की वैल्यू 1.5 आई और 1 ही दूध ऐड किया है, तो 1.5 आंसर आ गया। 8 नंबर पे आए। सारे क्वेश्चन वही कैलकुलेटिव आज के पेपर में, तो ये भी देखो। और इनमें मैंने बहुत ट्राई किया, किसी में जैसे कोई मतलब जैसे ऐसा मेथड लग ही नहीं रहा जिससे अपन डायरेक्टली आंसर निकाल लें, कि मतलब जैसे अपन डिजिटल सम यूनिट डिजिट लगा दें, डिवाइड कर लें, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा मिनिमम कैलकुलेशन करें अपन। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट दे रखी है। ये बोल रहा है 10 फेयर की बॉल्स हैं जो इसके अंदर ड्रॉप करी गई हैं और इतना जो पानी है वो रह जाता है और बचा हुआ पानी ओवरफ्लो हो जाता है। एक्स की वैल्यू बता रहा है, बहुत ईज़ी है। क्वेश्चन ईज़ी है सारे, ये मैं मान रहा हूँ बस, है ना? कैलकुलेशन है। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई को इसने 3 लेने को बोला है। तो ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन को ईज़ी बना देगा। आर का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 और इंटू 24 आ जाएगा। 18 इंटू 18 324 होता है। 324 में 24 दिए 72 से गुणा करना है। ये कितना होता है? 72 इंटू 4 728 होता है। तो 8 72 को कैरी लग गई। 72 इंटू 2 144 होता है। अरे! 72 कहाँ लिख दिया? 72 इंटू 4 होता है 288 होता है। तो 8 लिख दिया, 28 कैरी लग गई। 72 इंटू 2 144, 144 में 28 जोड़ा अपन ने, तो कितना आ गया? 172 आ गया। तो भाई 2 लिख दिया, 17 कैरी लग गई। 72 इंटू 3 कितना होता है? 216, उसमें 17 जोड़ेंगे तो 233 आ जाएगा। ये भई मेरी वॉल्यूम आ गई सिलेंडर की। कैलकुलेशन को थोड़ा-सा फास्ट रख लेंगे अपन, ठीक है? अब देखो 10 फेयर की बॉल इसके अंदर डाली है, तो मतलब इनकी अच्छा पहले ये निकाल लो ना कि भई जैसे देखो पानी इतना बचा है तो निकला कितना है? वही तो वॉल्यूम होगी स्फीयर की। ऐसा समझना कि जैसे एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर कुछ पानी था, है ना? अब मैंने जैसे इसके अंदर बॉल्स डाली, तो भई पानी ऊपर आएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। अब पानी नीचे गिरेगा कितना? जितनी वॉल्यूम बॉल्स की है, बस यही दिमाग लगाना है। तो भई मैंने क्या किया? ये देखो 2 3 328 इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूँ 20768। तो अब देखो भई जैसे ये अपन ने इसको माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 और फिर ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब देखो 13 में से 7 जाएगा तो फिर 6 और नहीं 13 में से क्यों 12 में से जाएगा ना तो 5 आ जाएगा, 2560 आ गया। अब ये वॉल्यूम बराबर किसकी हो जाएगी? 10 स्फीयर बॉल के वॉल्यूम की। तो 10 स्फीयर हैं, इनकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 और पाई आर क्यूब, पाई मेरे को 3 लेना है, आर का क्यूब आ गया। 3 से 3 कट गया, 10 से ये कट गया, 4 से 256 64 बार कटेगा। आर का क्यूब बराबर 64 मतलब ठीक है, बिल्कुल दिमाग भी लगाने की नीड है। ये नीचे अपन बाद में पीडीएफ में कर देंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं अभी। ये जैसे फालतू चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है, क्वेश्चन पे आओ बस कि टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज़ स्कोर्ड बाय कौन से 2 प्लेयर के द्वारा मतलब सेम है। तो अब इनको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, फालतू अपन से कैलकुलेशन करवा रहा है। ये देखो 3, 4 और 5 आ रही है। इसके देखो 2 और 1 3 और 1 4 आ रही है। यहाँ पे 2 आ रहा है। ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। मतलब इन दोनों की सेम है, डी और ई आंसर हो जाएगा, डी और ई फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे आ जाओ 10 नंबर पे। फालतू जहाँ पे टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, वहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखो इसमें डायग्राम बना लेते हैं अपन। भई ये सर्कल है। इसने क्या बोला कि इसके ऊपर 2 टेंजेंट है। ये पीएक्स हो गई और ये पीवाई हो गई। ये एक्स बनाया है, ये वाई बनाया है, सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे इसको मैच करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि रेडियस 8√3 है। तो ये दोनों 8√3 लिख दी मैंने। एक्सपीवाई एंगल 120 दे रखा है। अरे भई एक चीज़ पता है अपन को। देखो जिसको नहीं पता है उसको मैं समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है कि ये जो है इसको बराबर भागों में बाँटता है, मतलब 60-60 हो जाएँगे। जिसको नहीं समझ में आया वो ये देख लो। ये जैसे 90 डिग्री है, ये जैसे 90 डिग्री है। और ये साइड जैसे कॉमन है इन दोनों के अंदर और ये रेडियस है ना? तो इसमें अपन प्रॉपर्टी लगा लेंगे या फिर ऐसा कर लो भाई कि ये साइड और ये साइड बराबर है तो साइड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब बची हुई हर चीज बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 60 ये 60। अब देखो एक 90 है एक 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। अब मेरे को एंगल्स मिल गए। अब मेरे को इस इन दोनों ट्रायंगलों में आप एक बात बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लगा सकते क्या? बहुत ईजी बन जाएगा। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है पीएक्स, पीवाई और पीओ। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम बेसिक से जैसे चीजें लिख रहे हो कि पीएक्स अपॉन पीवाई 8 रूट 3 है, ऐसा नहीं। एक दिमाग लगाने की कोशिश किया करो। भाई ये देखो 30 डिग्री है, अगर मैं tan 30 लगा रहूंगा, ये 8 रूट 3 है तो ये साइड ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगी। भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा करना कि पीएक्स अपॉन एक्सओ लिखना, पीएक्स अपॉन एक्सओ लिखना। तो एक्सओ मेरे को कितनी देर की है 8 रूट 3, पीओ मेरे को निकालनी है। ये बराबर किसके हो जाएगा tan थीटा के, क्योंकि tan थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
1030 वो वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कटेगा, पीओ 8 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना ये चीज़ डायरेक्टली करना सीख लो भाई इसको, ठीक है? अब देखो ये अगर 8 है, तो ये भी 8 है। हाँ या ना? अब फिर से वही चीज़ कि भई अगर मान लो अब इस बार साइन थीटा लगा लो, अगर ये 8√3 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। फिर से ये वाली चीज़ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने 16 कैसे लिखा है। अब भई जो पूछा है उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं अपन। ये पूछी है अंडर रूट में क्या? पी एक्स का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, फिर पी वाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, फिर पीओ का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। अब ऐसा करो, इसमें से देखो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो 8 का स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर निकालूँगा तो 8 ही आ जाएगा। यहाँ देखो 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे 4 बच जाएगा ना। कैसे बच गया? क्योंकि 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 8√6 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिम्प्लीफाई करना, अगर ये समझ में नहीं आया तो इनका स्क्वायर लिखना और रूट ले लेना। हर एक चीज़ को बस मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे तरीके से बता दूँ। 11 नंबर पे आते हैं। ये ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत पहले भी अपने पेपर्स में आ गया है, सेम वही कांसेप्ट लग रहा है कि 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, इसने दोनों का एरिया दे रखा है। भई इसका एरिया 256 है, इसका एरिया 324 है। ये वाला एबीसी है, बस साइड्स का इसमें ध्यान रखना होता है। ये एक्स वाई जेड है। अब इसने मेरे को एडी और एक्स एक्सटी जो है, ये डी है, ये टी है, ये मीडियंस दे रखी हैं और एक्सटी की वैल्यू 21.6 है। एक बात मैंने आपको बताई थी भई, और अगर जिन्होंने वो नहीं देखा है, नहीं समझा है, ध्यान से सुन लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर कर दिया जाए, तो इनके जो साइड्स का रेशियो होता है, वो हमेशा बराबर होता है। यानी कि अब साइड से सिर्फ साइड मतलब नहीं होता है। जैसे एबी साइड है, अब एडी मीडियन है तो मीडियन का रेशियो भी बराबर होगा। अगर मैं इनके पेरीमीटर लूँगा तो पेरीमीटर का भी रेशियो बराबर होगा। हर एक चीज़ इक्वल होगी। बस एरिया में स्क्वायर आ जाता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। इतना सा ही काम करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो अगर एरिया में स्क्वायर आता है मतलब एरिया का रूट लेना पड़ेगा साइड्स का रेशियो अगर बनाना है तो, ठीक है? तो 256 का रूट लिया 16, 324 का रूट लिया 18। ये बराबर हो जाएगा इनकी साइड के रेशियो के। भाई जैसे इसका मीडियन एडी है जो अपन को फाइंड करना है। इसका मीडियन एक्सटी है, एक्सटी की वैल्यू 21.6 दे रखी है ना? ईज़ी कैलकुलेशन है, कर लो भई। ये पॉइंट हटाया यहाँ 10 आ गया। अब 18 से इसको काट लो, ये कटेगा 12 बार, 12 को 16 से गुणा कर देंगे और फिर 10 का भाग दे देंगे। तो ऐसा करो 12 को 16 से या तो डायरेक्टली गुणा कर लो या फिर मैंने बहुत बार बताया कि मान लो इनके बीच में 14 आ रहा है, तो 14 का स्क्वायर करो, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर और माइनस दोनों तरफ अंतर 2-2 का है 14 से, तो 2 का स्क्वायर 4 घटा दो भई। तो 196 में से 4 जाएगा 192। नहीं आया समझ में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 192 बटे 10 करेंगे 19.2 आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है भई, 12 नंबर पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर ये साइड्स दे रखी हैं, AB की वैल्यू 16 दे रखी है, BC अपना 20 है पूरा और AC 24 है। अब इस ट्रायंगल के भाई एक छोटा-सा चीज़ ध्यान रखनी है, अभी-अभी अपन पिछले क्वेश्चन में यूज़ करके आए हैं कि किसी भी एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डाल दी जाती हैं, तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। भैया जी अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली x हो जाएगी। एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट बराबर। पूरी चॉइस थी, ये x बच गई, तो चॉइस माइनस x बच जाएगी ये वाली साइड। अब देखो ये चॉइस माइनस x तो ये भी चॉइस माइनस x। अब ये चॉइस माइनस x है, पूरी 20 है, तो अगर मैं यहाँ पे घटाऊँगा या फिर घटाने की नीड भी नहीं है, और ईज़ी बताता हूँ। पूरी 16 है, ये x है, तो ये कितनी आ जाएगी 16 माइनस x, यानी ये भी कितनी आ जाएगी 16 माइनस x। अब देखो इन दोनों का जोड़ मेरे को 20 दे रखा है, सोल्व कर लो भाई। ये दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। 16 माइनस x और प्लस में 24 माइनस x, इसका जोड़ अपन को 20 दे रखा है। यहाँ से 16 और 24 को जोड़ते हैं अपन, तो 40 माइनस 2x बराबर 20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसने मेरे से क्या पूछा है ay तो x है, x की वैल्यू 10 आ गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं, छोटा-छोटे बस कंसेप्ट आपके दिमाग में सारे होने चाहिए। चलते हैं 13 नंबर के ऊपर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो सबटेंड करता है ये एंगल सेंटर के ऊपर वो इतना दे रखा है, तो रेडियस पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है भाई, कैसे करना है देखो। जैसे ये सर्कल है, इसने बोला कि जो एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो 22.5 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, उसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है इसने। ये रेडियस पूछ रहा है भाई, एरिया का फॉर्मूला लिख दो। देखो एक बात बताता हूँ, जो पाई आर स्क्वायर अपन एरिया निकालते हैं वो पूरा 360 का निकालते हैं। पाई आर जो यानी कि वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए जिसके लगा रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर पूरे 360 का है। मेरे को तो सिर्फ 22.5 डिग्री के एंगल का एरिया चाहिए, तो मैंने वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए जिसकी लगा दिया। ये एरिया कितना दे रखा है 346.5। अब देखो सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। भाई पाई आर स्क्वायर, पाई इसने 22/7 काम में लेने को बोला है, आर स्क्वायर मतलब निकालना है अपन को, बटे 360 इंटू अब 22.5 है। अरे इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दो,
तो ये 225 आ जाएगा, ये 346 और 5 आ जाएगा। अब ये चीज़ें कटेंगी, क्योंकि अगर मान लो अपन को ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतने एग्ज़ैक्ट आंसर दे रखे हैं, तो मतलब ये पक्का कटेगा। अब कैसे कटेगा? देखते हैं। भई इसको काट लेते हैं 11 से, 11 से 2 बार कट गया, 11 से 3 बार, 11 से 1 बार, 11 से 5 बार। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 4 और 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 6 और 3 बार। ठीक है भई, यहाँ तक ठीक जा रहे हैं। 9 से काट लेते हैं, 9 से 5 बार, 9 से 7 बार। अब इस 5 से इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72। इसका डबल कर देना होता है और एक 0 हटा देना होता है, बस यही करना है। अब देखो r का स्क्वायर निकालना है, 2 से 72 कट गया 36 बार, देखो आ गया आंसर। r का स्क्वायर बराबर, अब 36 उधर ऊपर जाएगा, ये 7 और ये 7 भी मल्टीप्लाई होंगे। तो अब देखो r इज़ इक्वल टू 36 का रूट 6, 7 का रूट 7 के स्क्वायर का रूट 7, तो 7 इंटू 6 42 आ जाएगा, 42 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 14 नंबर पे आओ। अब ये देखो इस क्वेश्चन में ये बराबर ये दे रखा है और 10 पूछ रहा है। अरे 10 कब आता है? जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपको ईज़िली दिख जाएगा। फॉर्मूला लगाना है बस sin a प्लस b का और sin a माइनस b का। पीछे एक क्वेश्चन में अपन ने आज लगाया भी था, वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। मैं इन फॉर्मूलेज़ को याद करने की आपको एक छोटी-सी ट्रिक भी बता देता हूँ। मुश्किल नहीं लगेगा और आज के बाद में ईज़िली याद भी रह जाएँगे। जैसे देखो sin a माइनस b लिखना है, तो या फिर sin a प्लस b लिख लेते हैं, फिर sin a माइनस b लिखते हैं। आप ऐसे समझना कि साइन जो है ना वो एक बड़ा सीधा बंदा है। पहले भी बताया मैंने, ये पीटीएस जब सीरीज़ चल रही थी उसमें बताया है कि साइन जो है वो बड़ा सीधा बंदा है। ये हर एक इंसान को मौका देता है। यानी कि ये पहले साइन ए आएगा, फिर कॉस बी आ जाएगा। अब क्या होगा, कॉस को ए का मौका मिल जाएगा और साइन के साथ बी आ जाएगा। अल्टरनेटिव चलते हैं और प्लस को प्लस ही रखता है। सीधा बंदा है वो, प्लस को प्लस ही रहने देता है। सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी कि साइन ए कॉस बी है, इस बार माइनस आ जाएगा और कॉस ए साइन बी। ठीक है, लेकिन जो कोस होता है ना वो थोड़ा टेढ़ा बंदा होता है। अगर कोस ए प्लस बी लिखते हैं, लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बता देता हूँ। कोस ए प्लस बी लिखना होता है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी पहली बात तो वो सिर्फ अपने आप के पास में दोनों चीजें रखता है, कोस ए कोस बी, फिर साइन को देता है साइन ए साइन बी, और प्लस को भी माइनस में बदल देता है। अब सेम चीज आप माइनस वाले में करके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करना, दिमाग में रह जाए। अपन लगा देते हैं फॉर्मूला भाई, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। अब माइनस में कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, इज इक्वल टू। और मैं इस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई भी नहीं करूंगा, अगले स्टेप में आपको एक चीज समझाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा। 6 इंटू, अब क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, और माइनस में कोस अब देखो माइनस है तो माइनस ही लेके आएगा, प्लस है तो प्लस लेके आएगा। ठीक है भाई, कोस अल्फा इंटू में साइन बीटा। अब एक बात बताओ, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा यहाँ पे एक बार है, और इधर देखो साइन अल्फा कोस बीटा यहाँ पे 6 बार है। अरे भाई वो इधर एक बार आके घटेगा तो 5 बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो कोस अल्फा साइन बीटा इधर एक है, ये उधर जाके जुड़ेगा, 6 बार वाला वहां जुड़ेगा तो 7 बन जाएगा। एक तरफ 5, एक तरफ 7। अब इस क्वेश्चन में मेरे को पक्का पता है कि चीजें कुछ कटेंगी और साइन और कोस का भाग लगेगा और वो 10 बन जाएगा, वही मेरे को बनाना है। अरे के निकालना है तो आंसर जो है पक्का का मतलब गारंटी बोल सकते हैं कि 5 और 7 के टर्म्स में आएगा। 5 और 7 के टर्म्स में एक ही ऑप्शन है, तो आप टिक कर सकते हो इसे। लेकिन अगर जो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है अपने इस तरीके से, वो इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखो, आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, और इधर ये जाके बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। हाँ या ना? अब भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को टेन अल्फा बनाना है। अरे भाई साइन अल्फा के नीचे कोस अल्फा लेके आ जाओ, है ना? तो टेन अल्फा बन जाएगा, और कोस बीटा के नीचे ऐसा कर लेते हैं अपन कि साइन बीटा लेके आएँगे, तो नीचे बन जाएगा टैन बीटा, और इधर क्या बचेगा 7/5, जो मेरे को निकालना था 7/5 मेरा आंसर आ गया। आंसर वही आना है, बात एक ही है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं 15 नंबर पे। अब ये क्वेश्चन के अंदर देखो, हर एक क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कर सकते हो, बस आपकी चीजें दिमाग में होनी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले मैं डायरेक्टली करके ही दिखा देता हूँ। जैसे देखो 75 आर्टिकल्स इसने खरीदे, और 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर इसको लॉस हो रहा है। अरे लॉस जब भी होता है तो अपन क्या करते हैं, देखो अब बस आप इतना ध्यान में रखो कि लॉस जो है ना वो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा वो आगे समझ में आएगा। तो 75 में 5 जोड़ा मैंने 80, अगर 80 की वैल्यू 10,800 है तो 1 की वैल्यू निकालो। 1080 में 8 का भाग दो, 8 से 1 बार जाएगा, फिर 28 के लिए कितनी बार, 3 बार जाएगा, और फिर 5 आएगा, 135 आएगा ना। 1 का आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा था, 135 मेरा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं हर एक क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से समझा सकता हूँ भैया जी। एक बात ध्यान दे लेना, ये बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि पेपर को 10 मिनट में मैं सिम्प्लीफाई करवा के यहाँ से भाग जाऊँगा,
और आपको बस लेकिन दिक्कत पता है क्या आएगी? आपको यही नहीं समझ में आएगा कि करवाया क्या है सर ने या फिर सर करके क्या गए हैं। भई पेपर के एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हवाबाजी करके जाना और मतलब सब दिखाना कि मेरे को ये आता है, वो आता है। पेपर के एनालिसिस का मतलब होता है कि प्रॉपर बैठ के एक-एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया जाए, ताकि अगले को समझ में आए। वो उस चीज़ को आगे अप्लाई कर पाए, ठीक है? तो भई ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करके मतलब दिखा के बस निकल जाऊँ। समझना है चीज़ों को। क्या करना होता है 75 आर्टिकल्स के इसने देखो परचेज़ किए 75 आर्टिकल और इसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। लॉस किस चीज़ के बराबर होता है एक बात बताओ आप? कि भई आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, जभी आपको लॉस होगा, ठीक है। अब आप जितने आर्टिकल खरीदोगे उतने ही आर्टिकल बेचोगे, या तो ये दिमाग लगा के रखो या फिर ऐसे देखो कि इसने कितने में परचेज़ किया 10,800 में, यानी सीपी इसका 10,800 है, ठीक है। अब इसको लॉस कितना हुआ है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, आप सेलिंग प्राइस को एक्स मान लो, ठीक है। यानी कि 5x इसका लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस अपना एक्स माना है अपन ने, 75 आर्टिकल का टोटल कितना हो जाएगा 75x। अब देखो ये 75 उधर जाके जुड़ेगा तो 80x बन जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताई थी। 80x बराबर 10,800 करेंगे अपन, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 135 आ जाएगी। मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना था, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तरीका समझ में आना चाहिए, दिमाग में बिठा के रखो, आगे काम आए। अब देखो दिमाग यहाँ पे मतलब क्या लगाना है कि भई अगर इस बार लॉस हुआ है, अगली बार अगर प्रॉफिट होगा तो बस मैं प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला में यहाँ पे प्रॉफिट कर लूँगा। प्रॉफिट में क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाता है, थोड़ा-सा उल्टा हो जाता है। तो प्रॉफिट वाला फ़ॉर्मूला लगा देना है। मान लो सेलिंग प्राइस के नहीं तो कॉस्ट प्राइस के बराबर दे देगा, अरे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेना। बस एक इस तरीके के क्वेश्चन समझ के अब आप सारे कर सकते हो। बस आपके दिमाग में वो चीज़ घूमनी चाहिए। ठीक है भाई? काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, कोई बात नहीं। वापस स्विच करते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड विथ रेट ऑफ इतना इज़ इतना दे रखा है। एक बात बताओ, ध्यान रखना इस चीज़ का कि भई जैसे कोई एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड में अगर आपको टाइलें लगानी है या फिर इसके फर्श को कलर करना है या फिर इसमें कोई भी फूल पत्ते जड़ने हैं, कुछ भी करना है, तब तो आप एरिया लोगे क्योंकि वो पूरे उस पे हो रहा है। और अगर मान लो फेंसिंग करनी होती है, फेंसिंग का मतलब तारबंदी बोल सकते हो। तो देखो, ये बाड़ बोल सकते हैं, तारबंदी बोल सकते हैं, तो वो सिर्फ़ क्या होता है पेरीमीटर पे लगती है। यानी कि 20 पर मीटर ये जो है ये पेरीमीटर के वाली है। मतलब इसने रेट दे रखी है अपन को 20 पर मीटर, टोटल पेरीमीटर कितना है तो पेरीमीटर इंटू 20 करेंगे, ये 10080 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैं पेरीमीटर इज़िली निकाल सकता हूँ, इसका 20 में भाग दूँगा, 100 का आधा 50 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। यहाँ से पेरीमीटर निकाल लिया मैंने 504। अब एक बात बताओ भई स्क्वायर फील्ड है, पेरीमीटर है, तो सारी साइडें तो बराबर होती हैं। अगर मेरे को कोई भी एक साइड निकालनी है तो इस पेरीमीटर में 4 का भाग लगा दो। तो 504/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6, 126 मेरी साइड आ गई इसकी। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसने क्या बोला कि हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पेवमेंट। अब एक बात बताओ, कहानी समझना कि भई पेवमेंट का मतलब कि इसके अंदर अपन को एक रास्ता बनाना है, फुटपाथ बताना है। पेवमेंट क्या होता है? एक ऐसा मतलब कि एरिया या जगह है, जिसके ऊपर लोग चल सकते हैं, यानी कि फुटपाथ हो गया वो। अब भई ये आपका खेत है इतना, आप खेत के बाहर थोड़ी रास्ता बना सकते हो। आ जाएँगे लोग लठ लेके, ठीक है? लेकिन करना क्या है, अब इसके अंदर बनेगा। अरे तो 3-3 मीटर इसके अंदर बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। अब देखो 3 मीटर इधर यानी रास्ता ऐसा बनेगा, ये इस तरीके का। समझ में आ गया? 3-3 मीटर मैंने हर साइड से कम कर दिया। अब ये भी नहीं है कि आप 3-3 मीटर कम करके उसमें उल्टा दिमाग लगा रहे हो। करना क्या है? भई पहले 126 बाई 126 का स्क्वायर था, उसका एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? 126 इंटू 126। मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें? क्योंकि मेरे को अब क्या करना है कि इस पेवमेंट का मेरे को एरिया निकालना है। अरे तो पेवमेंट का एरिया मैं जभी तो निकाल पाऊँगा जब मैं बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दूँ। मैंने बाहर का एरिया निकाला, अब अंदर का एरिया कैसे आएगा? भई देखो 3 इधर से घटी, 3 इधर से, 6 टोटल घट गई, यानी 120 बच गई। सेम इधर हो गया, तो 120 बाई 120 का एरिया इसमें से घटा दूँगा मैं, मेरे को पेमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे अपन कि 126 का निकालना है ना अपन को स्क्वायर, तो बेस्ट रहेगा 126 में 26 और जोड़ दो, 152 आएगा और अब 26 जोड़ा है तो 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 इसमें जोड़ दो। एक डिजिट लेकिन इसके साथ आएगा, ये ध्यान दे लेना, तो 15876 आएगा। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आया, मेरी शॉर्ट टेक्स्ट वाली प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है, वहाँ जाके देख लेना। 12 का स्क्वायर 144 और डबल ज़ीरो आ जाएगा, इसको घटाएँगे 6, 7, 4, 1, 1476 मेरा इसका एरिया आ गया। इसने बोला 50 पर स्क्वायर मीटर में रुपए लगते हैं, इतने में कितने लगेंगे? 1476 इंटू 50। 1 स्क्वायर मीटर में ₹50 तो इतने में इंटू 50 आ जाएगा। 0 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 36, 37, 38 पूरा सोल्व कभी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने बहुत बार बोली ये चीज़। लास्ट से देखते हुए 008 मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला, मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊँ।
कोई नहीं चेक करने आ रहा है अपन को पूरा कर रहे हैं नहीं। 17 नंबर पे आते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, ईज़ी होते हैं ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं। 98/56 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, 7 पंजे 35 होता है, यहाँ पे 5 से गुणा करना है और यहाँ पे 7 से, या फिर इसको सोल्व कर लो ना, कितना ईज़ी है। 7 से 63 9 आ गया, 5 से 35 7 आ गया, 9 और 7 16 लिख देते हैं डायरेक्टली और भाग का गुणा कर लेते हैं 49/7। ये 7 बार कटेगा और फिर क्या होगा, 7 से 56 को काट देते हैं 8 बार, 8 से 16 2 बार कट जाएगा, 98 इंटू 2 करेंगे 196 आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं 18 नंबर पे। ये भी ठीक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि टोटल इनकम है फैमिली की, उसमें से 15% ये सेव करते हैं। भाई सेविंग अगर 15% है, तो एक्सपेंडिचर 85% है, कन्फर्म है। ठीक है भाई। अब इसने बोला कि जो एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइप का है, हेल्थ का, एजुकेशन का और फूड का। भाई ये दे रखा है 1:2:2 में। 2 और 2 4 और 1 5, 5 के रेशियो में कर रहा है 85%, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17 आ गया, 85/5 कर दिया मैंने। 17 का मतलब यहाँ 17 रुपए कर रहा है, यहाँ फिर 34, यहाँ पे 34, या फिर परसेंटेज भी बोल सकते हो, बात एक ही है। अब एक बात समझना यहाँ पे, ये दिमाग लगाना कि भाई इसने क्या बोला है कि द इनकम इज 300 लेस देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे 34 रुपए लग रहे हैं, है ना? तो देखो 34 का 3 गुणा करो, 4 3 12, 3 3 और 1। अब देखो भाई 34 इंटू 3 102 आ गया। ये 102 क्या आ गया, मैंने थ्राइस द एक्सपेंडिचर तो निकाल लिया, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। थ्राइस द एक्सपेंडिचर तो अपन निकाल चुके हैं, लेकिन इनकम जो है ना वो 300 रुपए कम है। इनकम अपनी कितनी है? अरे इनकम तो 100% है ना अपने आप में। तो 102 में से अगर मैं 100 घटाता हूँ तो 2 आ रहा है। 2 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 300। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब परसेंटेज का लफड़ा मत रखो, रेशियो का लफड़ा मत रखो, डायरेक्टली चीजों को सोल्व करते जाओ, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। भाई जैसे मान लो आपको आंसर 3000 आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो 30,000 आ रहा है, यहाँ पे 300 दे रखा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो डबल जीरो गायब कर देंगे अपन, परसेंटेज कहीं पे ना कहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 150 आ गई। अब निकालना क्या है? निकालना है डिफरेंस अपन को सेविंग्स का और एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे इनकर हुआ है। भाई सेविंग्स 15 है, हेल्थ पे 17% हुआ है, अंतर कितना है? 2%। मतलब मेरे को 2 की वैल्यू निकालनी है, 1 की 150 तो 2 की वैल्यू 300। 300 का मतलब अब देखो डायरेक्ट आंसर मिला या नहीं मिला। अगर कहीं पे 2 जीरो कम आती, मान लो मेरा आंसर 3 आता, तो भी मैं यही टिक करता, क्योंकि वो 2 जीरो कहीं ना कहीं मैंने कम ले लिए होंगे। ठीक है भाई, आ जाते हैं 19 नंबर पे। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट, देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्टली यहाँ आया। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड स्निकर। डेयरी मिल्क का मतलब 25%, 5 स्टार का मतलब 20, 25 और 20 45, और स्नीकर भी यानी 15 और, तो 45 और 15 60 हो गया। 60 का टेकन टुगेदर एवरेज लेना है, तो 60 का एवरेज लेंगे बटे 3 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ये बोल रहा है इक्वल टू नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब किसके बराबर है? अरे भाई 20 कहाँ आ रहा है? 20 यहाँ आ रहा है, खाली किसका है? 5 5 स्टार का। टिक करो, एकदम इजी। ऊपर वाला पढ़ के टाइम वेस्ट कभी नहीं करना। इस पे आते हैं। 4 पाइप है सेम टाइप की, वो एक टैंक को इतनी देर में भर सकते हैं। एमडीएच का क्वेश्चन है कि मतलब 4 पाइप है, मतलब 4 आदमी हैं। ये इनटू डे या फिर टाइम, तो 2 घंटे 15 मिनट, इसको बस सोल्व करके लिख लेना। 15 का मतलब होता है 1/4, यानी 9/2 आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल 5 पाइप, यानी 5 आदमी कितने दिन में कर देंगे ये काम, बस यही पूछ रहा है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करो या फिर मिनट में बदल लो और बेटर है। 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 120, 120 और 15 कितना हो गया? 135 हो गया। तो यहाँ पे इसको हटा के 135 लिख दो, हाँ या ना? अब देखो 5 से 135 कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 दूनी 10 और 27 बार, 27 इंटू 4 कितना होता है? 102। अब 102 को घंटे में बदल के लग दो भाई, तो 1 घंटा और कितनी 48 मिनट आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर पे। ये क्वेश्चन बहुत सही है भाई, ये एंड नहीं है, ये रुपए हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। मैं दो होते तो तरीके बहुत सारे हैं। एक तो एकदम बेसिक है, जो ऐसे क्वेश्चंस में कभी लगाने की कोशिश मत करना। लंबी कैलकुलेशन में फँस जाओगे और मतलब दिमाग काम करना ही बंद कर देगा कि ये हो क्या रहा है। 2 तरीके बताता हूँ, दोनों ईज़ी हैं, जो सूटेबल लगे वो कर लेना। एक तो ये है कि एलिगेशन लगाएँगे, वो बाद में लगाऊँगा। पहले दूसरा तरीका समझो मेरा। एक ₹10,000 का सम है, वो पार्टली तो 12% और पार्टली 18% के इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। मैं इसको पूरा का पूरा 12% पे दिया हुआ मान लेता हूँ। मैंने इसी तरीके से एक अलग क्वेश्चन पहले करवाया था, जो प्रॉफिट लॉस का था। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कि मैंने मान लिया कि पूरा ही 12% के उस पे दिया हुआ है इंटरेस्ट पे। तो आप एक बात बताओ, 10,000 के ऊपर, ये एंड नहीं है, रुपया है। 10,000 के ऊपर 12% का आप इंटरेस्ट लगाओगे तो ₹1200 इंटरेस्ट आएगा। इसने इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1530। मैं लिखता हूँ भाई चीज़ें, है ना? 10,000 का 12% अगर मैं निकालता हूँ तो 1200 आता है। इसने इंटरेस्ट 1530 दे रखा है। ये जो अंतर आ रहा है कितना?
330 अंतर। अरे ये किसकी वजह से आ रहा है? देखो मैंने दोनों 12% के ही मान लिए थे, लेकिन एक जगह मेरा 18% है। यानी ये जो मेरा ज़्यादा आया है या फिर ये जो कमी दिख रही है मेरे को, ये उस 6% की वजह से दिख रही है। यानी 330 जो वैल्यू है वो 6% की है। ये बोल रहा है मेरे को कि 18% पे कितना सम इन्वेस्ट हुआ था। 100% की वैल्यू निकाल दो भई। 6 से ये कटेगा, 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 30, 5500 मेरा आंसर आ गया। एक मेथड मिल गया, समझ में नहीं आया, दूसरे मेथड पे आओ। भई 12% थी, 18% थी। अब मिला के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दिमाग लगाओ कि भई 1530 जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 1 साल के बाद में 10,000 के ऊपर। यानी इंटरेस्ट रेट कितनी रही होगी? 15.3 रही होगी, यानी 15.3 आ गई। अब भई इधर घटाओ तो आ जाएगा 3.3, इधर घटाओ तो कितना आ जाएगा? 2.7। इन दोनों को सोल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 11 बार, 9 और 11 आ गया। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये लिख लिया तो आंसर आ गया। अब दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि भई जो टोटल 10,000 रुपए मेरे लिए गए हैं या फिर जो सम है वो टोटल 20 की वैल्यू है। निकालनी किसकी है? 18% वाले की, यानी 11 की वैल्यू निकालनी। ये कितना आएगा? 20 से इसको काटेंगे तो 500, 500 इंटू 11 करेंगे 5500 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके बेस्ट बताए हैं। एक बार ज़रूर इनको रिवाइज़ कर लेना, पक्का काम में आएगा। 22 नंबर पे चलते हैं। ए की किन वैल्यूज़ के लिए लीनियर जो इक्वेशन दे रखी है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। भाई बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला। मैं बता रहा हूँ ये तीनों कंडीशंस याद रख लो। लिखवा देता हूँ एक बार फिर से कि यूनिक सॉल्यूशन जब ही होगा जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये एक सॉल्यूशन एक हल देके जाती हैं। दूसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, जिसमें पैरेलल लाइनें होती हैं, भाई कहीं नहीं काट रही मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी। इसकी कंडीशन याद रखो कि तीनों बराबर होते हैं इसमें, और ये पैरेलल लाइनें होती हैं, ठीक है? पैरेलल लाइन्स लिख दिया मैंने, और ये इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं, ठीक है? और एक तीसरी कंडीशन होती है वो यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रतिच्छेदी मतलब कि जो परस्पर रेखाएँ यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं होगा ना? कोइंसिडेंट लाइनों में तीनों बराबर हो जाएँगे। बस यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाना इस चीज़ को, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है भाई? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि 3k अपॉन 6 a1/a2 किया है मैंने। ये नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, यानी 4/2k के। हाँ या ना? भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो। 6k का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 24 होगा, यानी कि k का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 होगा, यानी k नॉट इक्वल टू 2 होगा। इसने क्या बोला कि कौन सी वैल्यूज के लिए इनका यूनिक सॉल्यूशन कांट है वो। तो भाई कांट है होगा मतलब k बराबर 2 पे कभी नहीं हो पाएगा, यानी k बराबर 2 आंसर कर देंगे अपन। ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं। एवरेज ऑफ टेस्ट स्कोर है। इस क्वेश्चन को, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, या तो एलिगेशन लगा दो या बेसिक से चले जाओ। बेसिक भी इसका कोई हार्ड नहीं है। m बच्चों का 70 है तो इनका टोटल 70m हो गया। n बच्चों का 91 है तो टोटल 91n हो गया। टोटल बच्चे m प्लस n हो गए। इनका कंबाइंड एवरेज 80 दे रखा है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे और m प्लस n आपको दे रखा है, इजीली आ जाएगा। पर ये मेथड मैं नहीं लगाऊंगा भाई। अपन क्या करते हैं, ध्यान दो। अपन ऐसा करते हैं, इसको हटाओ कि 70 दे रखा है इनका, 91 दे रखा है इनका, और कंबाइंड एवरेज 80 दे रखा है। भाई इधर 10 आ रहा है, इधर 11 आ रहा है। ये मेरे से क्या पूछ रहा है कि m रेशियो n क्या है? 11/10 है। बस यहाँ पे हाँ ठीक है, बस यही आ जाएगा, 11/10 आंसर टिक कर देंगे। बस कहीं उल्टा ना दे रखो। देखो 10/11 दे रखा है, लेकिन नहीं करना है, यही करना है। आगे आते हैं। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि m और n पहले था, तो m और n पहले था। m रेशियो n पूछा है तो 11/10 ही आएगा। कई बार वो n m भी पूछ लेता है, तो वो चीज़ एक बार वेरीफाई कर लेनी होती है। तो इस पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज स्कोर फॉर द 6 सब्जेक्ट कंबाइंड। अरे भाई सबका अलग-अलग दे रखा है। तो अब बताओ, इसमें ऊपर वाला डेटा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है लगती है मेरे को तो, कि टोटल 6 का दे रखा है और परसेंटेज स्कोर सबका कंबाइंड पूछ रहा है। अरे सबको जोड़ के 6 का भाग दे दो, क्योंकि सबके अलग-अलग परसेंटेज दे रखे हैं। ये 100% का मैथ सब्जेक्ट का इनका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं। 92, 87, 99, 86, 88 और 79। ठीक है भाई, इनको जोड़ लो। अब इनको जोड़ोगे भी कैसे पता है? ज़्यादा बेटर क्या है कि ऐसे जोड़ोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसे देखो कि ये 100 से कितने-कितने कम है। ये 8 कम है, ये 13 कम है, ये 1 कम है, ये 14, ये 12 और ये 21 कम है। इनको जोड़ लो, कितना ईज़ी है। तो देखो कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 12 40, 40 और 21 61, 61 और 8 कितना हो जाएगा? 69 आ गया है। यानी कि अब मैं 1 2 3 4 5 6 600 में से 69 घटा दूँगा। तो 600 में से 70 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 530, यानी ये 531 बन जाएगा। अब भाई जिसको समझ में नहीं आई ये कहानी,
वो डायरेक्टली इनको ऐड करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 531 में मेरे को तो क्या करना है, 6 का भाग देना है, तो देखो 6 से ये जाएगा, 6 अट्ठे 8 बार जाएगा, 8 छीक 48 होता है, 5 बचेगा 51, फिर 6 अट्ठे 48, 88 पॉइंट कुछ आएगा, 88.5 ठीक है भाई, 25 नंबर पे आ जाते हैं। एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन है, जो इतने रुपए ईच में बेची जाती है, यानी कि एसपी दे रखा है। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर को इतने के गेन पे, वॉशिंग मशीन को इतने के लॉस पे बेचा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। एक चीज बता देता हूँ, ध्यान रखना, बढ़िया कंसेप्ट है। बेसिक तो है ही अपने पास में कि 24,000 रुपए के ऊपर 20% का गेन करवा दो, 24,000 रुपए के ऊपर 20% का लॉस करवा दो, और ओवरऑल प्रॉफिट या गेन निकाल दो। हर एक क्वेश्चन का बेसिक इजी होता है, और वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आसान क्या है कि जब भी सेलिंग प्राइस दे रखी हो और सेम परसेंटेज गेन और लॉस हो रहा हो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ माइनस में ए स्क्वायर बटे 100। तो माइनस में क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 400, और बटे 100 करेंगे यानी -4% हो जाएगा। तो -4% का मतलब क्या है, 4% का लॉस। 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा होता, तो मैं ये मेथड नहीं लगा सकता। दूसरा, आप इसमें a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि +20 और -20, तो भी देखो क्या होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखो +20 होगा प्रॉफिट की वजह से, लॉस की वजह से -20 होगा। अब यहाँ प्लस में 20 और -20 ऐसे आएगा। भाई ये फिर भी कट जाते हैं, तो इवेंचुअली यही चीज़ बनती है, वो मैंने डायरेक्टली बता दी बस। ठीक है भाई? और इसी चीज़ को लोग शॉर्ट ट्रिक का नाम दे देते हैं। अब बताओ, ये कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी है। ये अपन ने मेथड में से मेथड निकाला और उसको अपन ने छोटा बना दिया। अब ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बाकी आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। इस तरीके से अपने पूरे 25 के 25 सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के अंदर, और अब थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा देंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि शायद या तो दिन का आपको 2 वीडियोज़ मिलने लग जाएँगे। मैं कोशिश करूँगा, फाइनल बिल्कुल मत समझना। बाकी ऐसा है कि करवा दूँगा बहुत जल्दी से जल्दी। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के अंदर, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।